राधे राधे। हरे कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। इस विषय से जो मैं बोलने जा रहा हूं या जिस पे चर्चा करूंगा, इससे करीब करीब सब जद्दोजहद करते हैं और सबके जीवन में ये दौर आता है। विषय है कि ये जो शादी है ना, ये शादी का क्या मामला है। आखिर किसी की शादी बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है समय पे, और हमने देखा है कि किसी की शादी समय पे होती ही नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि शादी अगर हो गई तो जोड़े अच्छे नहीं मिलते, और कुछ लोगों के जोड़े अच्छे मिल जाते हैं। देखा यह गया है कि 35 साल पे शादी हो रही किसी की, तो किसी की शादी हो रही है 20 पे। तो ये कहाँ 20, कहाँ 35, 15 साल का गैप क्यों। माता पिता परेशान रहते हैं कि लड़की की शादी कैसे करूं, और लड़के वाले परेशान रहते हैं कि ठीक से लड़की नहीं मिल रही है, और लड़की वालों को लड़का ठीक से नहीं मिल रहा है, और लड़के वालों को लड़की ठीक से नहीं मिल रही है। तो ये सब मामला क्या है, ये क्या है झमेला ये सब जो है। और जीवन में क्या ये जद्दोजहद सबके साथ होती है कि कभी कभी किसी के साथ होती है। ये भी देखा गया है कि शादी जब होनी होती है ना जिसके साथ, तो एक लोग टकरा जाते हैं, और वर पक्ष वधु पक्ष दोनों लोग तय करते हैं, शादी हो जाती है। ये भी देखा गया है कि कुछ लोग लड़के या लड़की अपने आप जो है तय कर लेते हैं शादी, और गार्जियंस को बताते हैं कि भाई पापा मम्मी जो भी हैं कि ये है, और लेकिन शादी टूट भी जाती है बाद में, और चलती भी है, दोनों बात है। तो ये वास्तव में है क्या। तो साथियों, ये हम आपको बता दें कि ये सब प्रारब्ध है। और मैं प्रारब्ध की बात जब बार बार करता हूँ अपने सारे वीडियो में, या कब ज़्यादातर वीडियो में जब मैं प्रारब्ध की बात करता हूँ, तो हमारे पास कमेंट बहुत आते हैं। पिछली बार जब मैं प्रारब्ध की बात की थी तो उस पर कमेंट आया था तमाम कि आप एक शादी पे वीडियो बनाएं, कि शादी मेरी हो नहीं रही, या शादी हो गई तो बन नहीं रही है, या फिर मेरी शादी में दिक्कतें आ रही हैं। ये सब चीज़ें जो है कई कमेंट में हमारे पास आए जो है, और हमारे पास फ़ोन भी आए इस तरीके से। तो आप ही लोगों के कहने पर मैंने ये वीडियो आज बनाने के लिए सोचा कि इस पर एक अच्छी वीडियो बनाई जाए, जिससे तमाम लोगों को राहत मिल जाए, और तमाम लोग जो है कम से कम अपने जीवन के जद्दोजहद से गुजर रहे हैं वो बच पाएँ। तो हम सबका भला हो, इसके लिए हमने जो है ये शादी पे वीडियो बनाने का विचार किया जो है। साथियों, प्रारब्ध के आधार पे ही लाइफ पार्टनर जो होता है ना, वो तय होता है। आप लाख कोशिश कर लें कि हम जो है अपने मन से शादी कर लेंगे, तो आप अपने मन से शादी नहीं कर पाएंगे। हमने तमाम घटनाएं ऐसी देखी हैं। जो प्रारब्ध होता है ना, वो आपको वहीं ले जाके टकरा देगा जहां आपकी शादी होनी होगी। हमने अपने जगह पे ये देखा कि एक व्यक्ति ऐसा था जो लगातार उसके घर वाले परेशान थे कि बेटे की किसी तरह शादी हो जाए। 25 साल के बाद से उन्होंने लगातार प्रयास किया। 26, 27, 28, 30, 35 साल में अपने ठीक 15 किलोमीटर की दूरी पे एक लड़की से उसकी शादी होती है। और जब शादी हुई ना, तो 35 साल में जब शादी हुई तो पति पत्नी दोनों खुश हुए, और उनका जीवन, मेरा अंदाजा है कि 10 साल बीत गया है जीवन दोनों का गुजरते हुए, और आनंदपूर्ण जीवन जी रहे हैं। लेकिन उसी जगह पे हमने एक व्यक्ति को ऐसा भी देखा कि जिसकी शादी 25 साल की उम्र में हो गई, और 25 साल की शादी भी तो हुई उम्र में, लेकिन 3 साल बाद ही टूट गई शादी। मतलब 28 साल की उम्र में शादी टूट गई। लड़का भी परेशान, लड़की भी परेशान, लड़के के घर वाले भी परेशान, लड़की के घर वाले भी परेशान। तो ये क्या है। देखिए, यहाँ पे दो बातें ध्यान देना आप लोग। एक तो जैसे शादी हुई 28 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में 28 साल में टूट गई, तो उसको टूटना था, ये विधि का विधान था, ये नियत थी, ये प्रारब्ध था। और जब 35 साल वाली शादी हो रही है तो वो भी नियत है, प्रारब्ध है, विधि का विधान है। अब वो ये जो 25 साल में सही सही शादी होनी चाहिए थी, अमूमन 20 से 25 साल की उम्र में शादी हो जाती है, तो 25 साल एक औसत उम्र मानी जाती है। लेकिन 25, 10, 35, 10 साल बाद उसकी शादी हो रही है। तो 10 साल का भोग उसको लिखा था कि आपको अकेले रहना है, और 10 साल का भोग उसके परिवार वालों को भी लिखा था कि बहू का मुंह आप नहीं देख पाओगी, मतलब उसकी माँ।
या फिर उसका पिता बहू का मुंह नहीं देख पाएगा। तो 10 साल का इसका भोग था कि वो लड़का अकेले रहेगा, लेकिन 10 साल बाद जब 35 साल की उम्र आएगी तो विध ऐसी विधना रचेगा, ऐसी नियत बनेगी, ऐसा चक्र चलेगा कि वो पूरी तरह से 35 साल की उम्र में पहुंच करके दोनों पति पत्नी जहां से भी तय होना होगा वो टकरा जाएगा और शादी हो जाएगी। और देखिए शादी हुई और शादी खुशी से जीवन गुजर रहा है, लेकिन उसी जगह पे 10 साल पहले जो शादी हुई 25 साल में, वो 3 साल में टूट गई। तो जब 3 साल में टूटी तो शादी में तो बड़ा खर्चा लगता है भाई, वर पक्ष वधु पक्ष लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं और सारे रिश्तेदार नातेदार या दोस्त अहबाब साथी सहयोगी सब लोग आते हैं, और वो सब होने के बाद अगर टूट जाए तो कितने दुख की बात है। हम एक उदाहरण और देंगे आपको, अपने ऊपर ही मैं दे रहा हूँ। हमारे एक मित्र थे, ये मतलब मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इसका जो है, हमारे एक मित्र थे, वो संपन्न थे, वैभवशाली थे, परिपूर्ण थे, बैकग्राउंड उनका बड़ा मजबूत था, और बैकग्राउंड मजबूत होने की वजह से तमाम लड़की वाले उनके यहाँ शादी के लिए आते थे, और कि हमारी लड़की के साथ शादी इसकी हो जाए जो है। तो 1 दर्जन से अधिक शादियाँ उन्होंने निरस्त की। जिस लड़की को भी देखने जाते ना तो किसी को कह देते ये मोटी है, मतलब लड़की को, और किसी को कह देते कि इसकी हाइट कम है, और यहाँ तक कि 1-2 लड़की को उन्होंने मुझसे ही बताया कि वो दुबली पतली इतनी ज़्यादा है कि भाई उससे मैं कैसे शादी कर लूँ। और ज़्यादातर शादियाँ उन्होंने 1 दर्जन शादियाँ रिजेक्ट की हैं। इवन मैं उनकी खिल्ली उड़ाता था खुद, और मैं उनसे कहता था, जैसे 6वीं 7वीं 8वीं शादी जब देखने जाते थे वो, या गए होंगे उस समय, तो मैंने उस समय भी कहा होगा उनसे, मतलब मैंने कहा कि भाई तय तो होनी नहीं है, कोई न कोई कज हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई न कोई कमी निकाल दोगे तुम जो है, और होता वही था। 12-15 शादियाँ उन्होंने निरस्त की, लाइन लग गई लड़कियों की। खैर ऐसा करना नहीं चाहिए। जब लड़की वाले को लड़का निरस्त करता है ना, तो लड़की वालों पे क्या गुजरता है ये लड़की वाले ही जाने, लेकिन विधि का विधान है, नियत है। आप लाख कोशिश करो। अब उनका ये कहना था कि अपने मनपसंद की शादी मैं करूंगा और जो सबसे ठीक होगी उसी को मैं करूंगा, और जब मैं चुनाव करूंगा तो बड़ा बेहतर करूंगा, ये मुझसे अक्सर वो कहा करते थे। तो मैं उनसे हंस करके उस समय भी ये कहता था, हमारा अध्ययन उस समय भी अच्छा था कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन जहाँ नियत होगी, जहाँ प्रारब्ध होगा, जो विधि का विधान जहाँ होगा वहीं तुम्हारी शादी होगी। खैर एक शादी ऐसी आई उनकी कि रेलगाड़ी से वो जा रहे थे ट्रेन से जो है, तो एक सज्जन उनसे टकराते हैं, तो दोनों में अपना दोस्ती हो जाती है, वो उनका नंबर ले लेते हैं। बाद में कुछ दिन बाद जो है उनका फ़ोन आता है कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनसे जो है मतलब उनकी एक लड़की है, उनसे जो है शादी मैं करना चाहता हूँ। खैर दोनों बातचीत चलती है, बातचीत करने के बाद ये जनाब देखने फिर जाते हैं वहाँ पर, और उसके पहले मुझे बताते हैं कि मैं शादी देखने जा रहा हूँ। तो मुझे हंसी भी आई कि ज़िंदगी भर तुम शादी ही देखते रहोगे। खैर वो शादी देखने जाते हैं, तो जिसकी लड़की थी जो है ना, उनको ये पता चल गया था किसी तरीके से, किसी सोर्स से या जो भी सूत्र रहा हो, कि जो छोटी होती है ना लड़की, नाटी कद की जो है, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उन्होंने 5-7 शादियाँ ऐसे रिजेक्ट की। मुझसे खुद बताया था कि भाई वो नाटी है, मतलब हमारा कद तो 5 फीट 9 इंच का है और लड़की छोटी है, तो मैं अपने हाइट के पैरेलल जो है, मतलब कम से कम लड़की की हाइट इतनी हो कि हमसे वो मैच करे जो है। तो 5-6 शादियाँ तो उन्होंने छोटी मतलब नाटे कद की थी, इसलिए निरस्त किया था। तो उनको जब पता चला कि ये कद की वजह से ही रिजेक्ट कर देते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक ऊंचे हिल की सैंडल उन्होंने पहनाई, जो है खूब ऊंची हिल की सैंडल, और उस पर जो है उन्होंने क्या किया, उस सैंडल को घाघरा पहना करके उसको ढक दिया। और जब लड़का देखने गया, लड़का और लड़के के साथ लोग गए, तो जब चाय पानी देने के लिए वो आई लड़की ना, तो ऊंची हिल के सैंडल पहन करके आई ठुमकते हुए, और उन्होंने दिया जो है चाय पानी, और चाय पानी दे करके वापस चली गई। ये लड़का कहा इसकी हाइट तो ठीक है, और ये जो है मतलब शादी करने लायक है। अब देखिए विधि का विधान क्या है, नियत क्या है, जो प्रारब्ध है वो होने जा रहा है। 1 दर्जन शादी सिर्फ इसलिए निरस्त की कि ज़्यादातर शादी में लड़की की हाइट कम थी, और आज उसी शादी को तय करने जा रहा है जिस लड़की की हाइट कम है। शादी दोनों वर वधु, मतलब दोनों पक्षों को, वर पक्ष वधु पक्ष दोनों को पसंद आ जाती है लड़की, और बहरहाल लड़की वालों को लड़का, लड़के वालों को लड़की जो है, और शादी तय होती है। शादी हो गई जनाब की। अब आप सोचिए कि पूरे जीवन में उन्होंने कम से कम कई साल जब अपनी शादी को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि हमारी लड़की जो है छोटी है, और शादी कैसे हुई, छोटे कद की लड़की के साथ। तो ये विधि था, विधान था। तो विधि का विधान क्या है ना, नियत क्या है ना, प्रारब्ध क्या है ना,
वो वहीं ले जाके टकराएगी जहां आपके साथ शादी जिसकी तय है। सब कुछ पहले से तय है। देखिए, हम तो कहते हैं कि जोड़े ऊपर से बन करके आते हैं, और हमारे यहाँ कहावत भी कही गई है कि कोई भी जोड़ा हो ना, वो ऊपर से ही बन करके आते हैं। तो तमाम लड़की या लड़के वाले जब परेशान हो रहे हों कि हमारी लड़की की शादी कहाँ होगी या हमारा लड़का कहाँ कौन सी लड़की पाएगा, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो विधि का विधान होगा ना, वो होके रहेगा, और वही होगा जो होना है, जो नसीब में होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये तय मान करके चलिए। और हमने देखा है ना कि बड़ी बड़ी शादियाँ टूटते हुए, जब बड़े धनाढ्य लोग थे, बड़े संपन्न लोग थे, वैभवशाली थे, लेकिन विधि का विधान ये था कि उनकी शादी टूटनी है, शादी टूटी। अब आप कहेंगे कि कर्म क्या है फिर? तो देखिए, कर्म भी है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। यहाँ तो मैंने शादी जहाँ होनी है वहाँ होगी, निश्चित तौर पे वहीं होगी, इसके अलावा और कहीं नहीं होगी। आप खूब कोशिश कर लीजिए, लेकिन नहीं होगी। आपकी शादी अगर तय होनी है किसी से, तो जानते हैं, किसी दोस्त की शादी में आप गए होंगे और लड़की वालों को आप पसंद आ जाएंगे, वो आपसे शादी कर देंगे अपनी बिटिया की, अपने लड़की की। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी माध्यम से किसी से जुड़ जाएंगे। अभी मैंने बताया ना, ट्रेन पे चलते चलते शादी हो गई। आप किसी सार्वजनिक प्लेस पे जो है जाकर के आपकी शादी तय हो सकती है। आप किसी गैदरिंग में गए हुए हैं, वहाँ आपकी शादी हो सकती है। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, नातेदार की शादी में आप गए हैं, वहाँ भी आप दूल्हे के रूप में चुने जा सकते हैं। सावधान रहिएगा, अगर प्रारब्ध जो है आपका बना है तो कोई टाल वाल नहीं सकता है, तो वहाँ भी आप जो है चुने जा सकते हैं। आपका चुनाव हो जाएगा और भाभी जो है हो करके रहेगी, मतलब आपकी शादी हो जाएगी। और शादी जिसकी जितनी उम्र में लिखी गई है ना, उतने ही उम्र में होगी, और जितने समय पे लिखी गई है उतने समय पे होगी। मतलब ऐसा नहीं है जैसे एक तो साल हुआ, एक महीना हुआ, और एक 6:56 पे होनी है तो 6:56 पे होगी, 57 मिनट पे नहीं होगी। तो इतना विधि का विधान है, इतना जो है प्रारब्ध अपने को सेट करके चलता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो है वो आपके प्रारब्ध के अनुसार होगा। अच्छा, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध जो आपने पूर्व में कर्म किए उसी हिसाब से आपको पार्टनर मिलेगा। पूर्व में जो कर्म किए थे उसी हिसाब से आपने गर्भ चुना है माता पिता का, आपके कर्मों के अनुसार ही आपने गर्भ चुना है। और जब आप बड़े हुए ना, छोटे से थोड़ा से बड़े हुए, संज्ञान आपको आया, बच्चे से थोड़ा सा समझते लगे, तो बताया गया कि आपके बच्चे माँ हैं या आपके पिता हैं, जो है आप ही नहीं चुना है उनको। कब चुना है? प्रारब्ध के अनुसार चुना है। मतलब प्रारब्ध जो है वो चुन करके भेजा है, जो है कर्म। तो आपके जो कर्म थे, कर्म के अनुसार प्रारब्ध बना, और प्रारब्ध के अनुसार ही आपने चुनाव कर लिया माता पिता का। और माता पिता का जब उस समय प्रारब्ध के अनुसार चुना गया ना, तो वही जो है माँ बाप हुए। आपके पैदा होने के बाद आप माँ बाप नहीं बदल सकते हो ना, कि माँ बाप हमारे अच्छे नहीं, हम दूसरे को माँ बाप बनाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना। तो जो प्रारब्ध था, बहन भाई जो भी आपने चुना, वो प्रारब्ध के अनुसार से हुआ ना, आपने चुना थोड़ी ना, पहले चुन लिया है प्रारब्ध के अनुसार, मतलब जो कर्म था उसके अनुसार चुना गया है। अच्छा, यहाँ एक बात जो है दर्शकों को मैं बता दूं कि दर्शक अक्सर उहापों में फंसे रहते हैं, और जितने भी इस तरीके के वीडियोज़ लोग बनाते हैं वो इसको स्पष्ट नहीं कर पाते कि जब सब प्रारब्ध है तो वर्तमान मतलब जो कर्म है इसका क्या रोल है। तो इसको भी हम थोड़ा सा 2 लाइन में स्पष्ट कर दूं। देखिए, वर्तमान कर्म का बड़ा रोल है। जब प्रारब्ध की मैं बात करता हूं ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट भी नोटेड, बहुत ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। वीडियो बड़े इंटरेस्टेड है, छोड़िएगा मत इसको, जो है। देखिए, जब आप प्रारब्ध की बात कर रहे हैं ना, तो प्रारब्ध केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। देखिए, 4 चीज़ें होती है। एक संचित कर्म होता है। संचित कर्म आपने लाखों जन्म लिए हैं, लाखों जन्म लिया है आपने, और लाखों लाख जन्म में जो आपने लिया, जितने कर्म किए, उनका एक बहुत बड़ा पहाड़, मतलब लाखों पहाड़ बन गए, हिमालय पहाड़ जैसा लाखों पहाड़ आपका कर्मों का बन गया है। तो वो एक संचित कर्म है, और संचित कर्म का एक छोटा सा हिस्सा प्रारब्ध है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर यही बता देते हैं प्रारब्ध भैया, नहीं, प्रारब्ध के ऊपर जो है संचित कर्म है। संचित कर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। अब इसमें होता क्या है कि संचित कर्म का जो छोटा सा हिस्सा होता है ना, उसी को भोगने की बात मैं करता हूँ। अब देखिएगा, कई जन्मों में कई तरीके के संचित कर्म आपको जो है आपने इकट्ठा कर रखे हैं। जैसे आपने इस जन्म में जब जन्म लिया जो है, तो इस जन्म में आप अच्छे परिवार में आए, सात्विक परिवार में आए, जहाँ अंडा मांस मदिरा कुछ भी नहीं खाया पिया जाता, तो आप नहीं खाएंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला कि जो मांस मदिरा का सेवन करता था या फिर शराब पीता था। शराब पीने पे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। तो शराब पीते समय जो है वो आपकी आदत, एक दिन आपको चुस्की लगवाया जो है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, धीमे धीमे कभी किसी जन्म में आपने शराब पी रखा था खूब, तो उस जन्म का जो प्रारब्ध था ना वो प्रकट होने लगेगा। और वर्तमान में आपके कर्म के अनुसार, चूंकि आपकी संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए, आपकी संगत ऐसी हो गई, उसकी वजह से वह प्रारब्ध
जो किसी जन्म का संचित कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा फिर इधर प्रारब्ध के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आप बड़े शराबी हो जाएंगे, जीवन आपका नरकमय हो जाएगा। जैसे किसी जन्म में आपने बहुत चोरी की है, अभी किसी सज्जन व्यक्ति के घर में आप पैदा हो गए, तो सज्जन व्यक्ति के घर में जब पैदा हुए तो आपके अंदर सज्जनता रहेगी, लेकिन कोई चोर आपको मिल जाएगा ना, तो धीमे धीमे जब उसकी संगत पड़ेगी ना, तो वो जो दबा पड़ा हुआ है प्रारब्ध, संचित कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा उभर आएगा जो प्रारब्ध है, और आप चोर बन जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए भजन, चिंतन, मनन, ईश्वर से प्रार्थना और ईश्वर में अपना ध्यान लगाना, ये सब जब आप करते रहेंगे ना, तो आपका जो प्रारब्ध जो पड़ा रहता है ना, संचित कर्मों के हिस्से में पड़ा रहता है ना, वो धीमे धीमे नष्ट हो जाता है। जैसे आप शराबी नहीं बनेंगे, फिर आप जुआड़ी नहीं बनेंगे। फिर हमसे कई लोगों ने प्रश्न किया कि जब सब प्रारब्ध पे ही निर्भर है तो भाई ये जो है मतलब कर्म का क्या मामला रह गया। एक उदाहरण मैं और देता हूँ, रामकृष्ण परमहंस का मैं उदाहरण देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस को जो है गले का कैंसर हो गया था। तो गले का कैंसर जब हुआ तो कहते हैं कि परमहंस जी जो है उन काली के भक्त थे और काली रोज उनको दर्शन देती थी। तो उनके भक्तों ने कहा कि आपको बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, काली से कह करके क्यों नहीं अपने दर्द को आप कोई उपाय करवा लें, इसको ख़त्म कर दें कैंसर। तो बहुत दबाव पड़ा। तो एक दिन जो है रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है, आ जाने दो काली माता का मैं दर्शन करूंगा तो अपने कष्ट को बताऊंगा जो है। खैर काली दर्शन कर आई जो है, और दर्शन उन्होंने किया। दर्शन करने के बाद फिर वापस चली गई काली। उसके बाद कहते हैं जो है कि दूसरे दिन भक्तों ने पूछा कि काली से आपने कहा नहीं, आपका दर्द तो फिर उठ गया है, दर्द बहुत हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये मेरा प्रारब्ध है, और अगर इस प्रारब्ध का भोग मैं कर लूँगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि अगला जीवन में, चूँकि अब मैं जन्म नहीं लेना चाहता, अगला जीवन में ना लूँ और जन्म मरण के से मैं मुक्त हो जाऊँ। लेकिन यदि इस जन्म में मैं इस भोग को, जो प्रारब्ध है, उसको नहीं भोगूंगा तो अगला जन्म भी मुझे लेना पड़ेगा। इसलिए इस जन्म में ही इसको हम निपटाए देते हैं, और इस जन्म में जब निपटाए देते हैं जो है, तो हम जो है अगले जन्म से मुक्त हो जाएंगे, नहीं लेना पड़ेगा, मानव जीवन फिर नहीं लेना पड़ेगा। तो उस समय रामकृष्ण परमहंस को देखिए उस दर्द से, क्योंकि दर्द तो बहुत होता है, कैंसर में दर्द होगा, गले कैंसर था, उस दर्द से, दर्द बहुत होता था, तो दर्द से जो है उनको कष्ट नहीं था, दुख नहीं था, बिल्कुल दुख नहीं था जो है, मतलब कष्ट नहीं था, दुख नहीं था, बल्कि उस भोग को भोगते समय उनको ये पता था कि हम प्रारब्ध का भोग भोग रहे हैं, इसको भोगने के बाद जो है हम कष्ट से मुक्त पा जाएंगे, व्यथा हमारी समाप्त हो जाएगी। तो हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जो भी प्रारब्ध है उसका भोग करना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान के कर्म पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि वर्तमान के कर्म पे आप ध्यान देते हैं तो बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं फिर से अपने पॉइंट पे आऊँगा जो है कि प्रारब्ध अनुसार ही सब कुछ होता है, लेकिन कर्म करना पड़ता है। शादी विवाह सब प्रारब्ध का एक हिस्सा है। प्रारब्ध में जिस तरीके के कर्म आपके ने किए हैं उस तरीके से कर्म के अनुसार ही आपको जो है आपकी शादी और विवाह होगा जो है। तो श्रोताओं से और जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि गार्जियन भी अगर हैं और जिनकी शादी होनी है और जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रारब्ध जब आपकी शादी होनी होगी उस समय आपको ले जाके उसी मुहाने पे पटक देगा। कहीं पार्क में मुलाकात हो जाएगी, तो कहीं किसी फेस्टिवल पे मुलाकात हो जाएगी, किसी भी जगह पे मुलाकात हो जाएगी। प्रारब्ध जो है घुमा करके वहीं पहुंचा देगा आपको, और आपकी शादी निश्चित हो जाएगी, कोई दो राय नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, शादी हो भी जाती है तो देखा गया है कि दोनों में जो है मतलब विवाद खूब होता है। हस्बैंड वाइफ जिसको कह सकते हैं, पति पत्नी जिसको कह सकते हैं, तो विवाद होता है। विवाद से भी मुक्ति के लिए क्या तरीका है? देखिए वो प्रारब्ध है। उस समय अगर विवाद हो तो मौन हो जाओ। अगर मौन हो जाते हो तो पिछले जन्म के प्रारब्ध जो है, जो संचित कर्म है, कभी आपने जब जन्म लिया होगा तो पति पत्नी के रूप में जो भी आप रहे होंगे उस समय जो है आपने विवाद किया होगा। अगर इस समय आप विवाद लगातार करते जाओगे ना, तो वो प्रारब्ध आपका प्रकट होने लगेगा बड़े तेजी के साथ, और आप झगड़े में फंसते जाओगे। तो उस प्रारब्ध को अगर मिटाना है तो आप जो है ईश्वर का भजन, चिंतन, मनन कीजिए, और जो भी पति आपको मिला है उसको प्रारब्ध का मान करके कि प्रारब्ध अनुसार मिला है, और आप उसका भोग कीजिए, और उसको आप और जो मतलब उबाल मत दीजिए उस पर विवाद पैदा करके। मतलब आप मान चलिए कि ये भोग मुझे करना है, इस भोग को भोगना है, और आगे के जीवन में मुझे और बेहतर तरीके से जो अपना जीवन जीने का मौका मिले, इसके लिए कर्म करना है। अगर ऐसा आप कर ले जाते हैं तो पति पत्नी का भी झगड़ा समाप्त हो जाएगा, पति पत्नी का भी झगड़ा नहीं होने पाएगा। तो कोई भी पति पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा है, इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, तो अभी से अपने झगड़े को समाप्त कर दें। प्रारब्ध है तो आप पति पत्नी के रूप में आए हैं,
और उस प्रारब्ध को आपको भोगना है, वर्तमान के कर्म को आपको मजबूत करना है, जिससे आगे का जीवन जो है, आने वाले नए जन्मों में जब आप जाएं तो आपको बेहतर जीवन मिले और यह जीवन भी अच्छा बने। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। लेकिन यदि इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि यदि कोई शादी विवाह को लेकर के गार्जियंस, मतलब पिता माता अथवा फिर कोई बच्चा है, मतलब पुत्री पुत्र कोई परेशान है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबके जोड़े बनते हैं, जोड़े ऊपर से बनाए जाते हैं, नीचे से कोई जोड़ा नहीं बनता है, निश्चित है। इसको 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। इस बात पे अगर किसी को शक हो तो वो क्वेश्चन बॉक्स में जा करके, कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे क्वेश्चन कर सकता है और मैं उसको लिखित रूप में या फिर नई वीडियो बना करके उसका उत्तर दूंगा। और प्रारब्ध, देखिए संचित कर्म, प्रारब्ध, अनारब्ध और क्रियमाण 4 होते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि 15-20 मिनट में कोई बात समझाई नहीं जा सकती। तो श्रोताओं से सिर्फ मैं ही कहूँगा, जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं ही कहूँगा कि जितना समझ पाए उतना समझें, जो ना समझ पाएँ तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न रखें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो है वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जाते हुए मैं आपसे यही कहूँगा, वीडियो ख़त्म करते हुए मैं कहूँगा कि राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।